नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। अब ये अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता क्यों कहा गया है इस पाठ को, सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि यह पाठ एक लेख है जो 2006 में जनसत्ता अखबार में छपा था। प्रभाष जोशी का एक लेख, उसी लेख के आधार पर यह पाठ है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। तो इस पाठ के अंदर प्रदेश के मौसमों की, ऋतुओं की, नदियों के, वहाँ के जनजीवन और संस्कृति की अत्यंत संजीव वर्णन मिलता है हमें। अब वो किस प्रकार से मिलता है कि वो बताते चलते हैं लेखक कि उस प्रदेश में यानी मालवा प्रदेश में मौसम कैसे थे, ऋतुएं कैसी थी, किस तरीके से नदियाँ जो हैं वो लबालब भरी रहती थी और पानी की किल्लत नहीं होती थी, यानी पानी की कभी कभी किसी को भी महसूस नहीं हुई। और वहाँ के जनजीवन यानी वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था और संस्कृति कैसी थी, यानी लोगों का रहन सहन, पहनावा, वहाँ के आचार विचार किस प्रकार थे। तो इस पाठ में, इस लेख में, जो कि लेख से लिया गया ये पाठ अपना मालवा, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों का जिक्र करता है। मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं तथा लोगों को आने जाने में कठिनाई होती है। तो इस पाठ में लेखक बताते हैं कि जब भी कभी वहाँ पर अत्यधिक बारिश यानी सामान्य से ज़्यादा बारिश होती थी तो वहाँ का जो यातायात के साधन है, और आजकल आप भी देखते हैं कि यातायात के साधन ठप हो जाते हैं जब भी बारिश हो जाती है, क्योंकि वाहनों को आने जाने में कठिनाई होती है। तो बारिश होने के कारण गेहूँ और चने की फसल तो अच्छी होती है, किंतु सोयाबीन की फसल सड़ जाती है। अतिवृष्टि यानी ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि से नदियों में बाढ़ आ जाती है और पानी लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता है। तो वही कहते हैं कि जब अतिवृष्टि होती है यानी ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। और जो आज भी देखते हैं आप, जैसे बिहार जैसे क्षेत्र में जब अत्यधिक वर्षा होती है तो पानी जो है, जो नदी किनारे हैं वो तट तोड़ देते हैं और वो आम जनजीवन के लोगों के घरों में घुस जाता है पानी, और बाढ़ का रूप जो है कितना विकराल होता है आप देख सकते हैं। लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता, और वह क्यों नहीं गिरता इस लेख में उसी की चिंता है। क्योंकि वो लेखक जब यह कहते हैं कि यहाँ मालवा का पानी पहले जैसा नहीं गिरता, क्यों, और यह इसका कारण वो मानते हैं उद्योग धंधों को, क्योंकि हमने जो नकल की है वो पश्चिम सभ्यता की है। तो लेखक की चिंता यह है कि हमने अंधानुकरण कर लिया है किस चीज़ का, हर चीज़ का, पश्चिम सभ्यता का। तो पश्चिम सभ्यता की औद्योगिक जो क्रांति है उसको जब हम की बात करते हैं तो लेखक का विचार उसमें है और लेखक की चिंता उसमें है। तो कहते हैं कि उद्योग धंधों से निकलने वाली गैसों से पर्यावरण गर्म हो रहा है और वायु प्रदूषण फैल रहा है। और आजकल आप दिल्ली में भी देखते हैं कि किस तरीके से वायु प्रदूषण हो रहा है, और आप देखेंगे कि आम जीवन किस तरीके से दुश्वार हो गया है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। और ये इस पूरा का पूरा जलवायु चक्र ही परिवर्तित हो गया है। जो बारिश का मौसम है या वर्षा ऋतु है या सर्दियों का मौसम है, उन सब ऋतुओं में परिवर्तन हो गया है। तो इसका कारण क्या है, औद्योगिक धंधे हैं जो आजकल आप देखते हैं। और इसका आप साक्षात उदाहरण भी देख सकते हैं, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन हुआ था तब उसमें मौसम कितना साफ़ हो गया था, और अब फिर दोबारा से मौसम में जब सब कुछ खुला है और तो उद्योग धंधे चालू हो गए हैं या रोज़गार, ये सारी चीज़ें चालू हो गई हैं, तो वायु प्रदूषण कितनी तेज़ गति से फैल गया है। तो इससे पर्यावरण में जो है असंतुलन पैदा हो गया है। तो लेखक की चिंता वो यही है कि जो उनका 2006 में लेख जनसत्ता में छपा था उसी का ये है कि पर्यावरण जो है असंतुलित हो गया है और वर्षा ऋतु पर भी इसका कुप्रभाव पड़ा है, और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई है। और इसका मुख्य कारण क्या है, औद्योगिक धंधे। तो आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को उच्च मानते हैं और उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रेनेसा के बाद आया है। यानी वहाँ के रेनेसा जो हुआ था, या पुनर्जागरण जिसे कहते हैं हिंदी में, पुनर्जागरण की
जो कहता है कि पश्चिमी की देन है, पश्चिम सभ्यता की देन है, कि पुनर्जागरण सबसे पहले यानी औद्योगिक क्रांति पहले पश्चिम सभ्यता में आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे फैली, तो वो इसका मुख्य कारण उसी औद्योगिक क्रांति को मानते हैं। वो कहते हैं कि किंतु भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें ये नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंध में वे स्वयं को माहिर मानते हैं, उसे विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने रेनेसा के आने से पहले ही समझ लिया था। यानी वो उदाहरण भी देते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि वे उदाहरण भी देते चलते हैं कि विक्रमादित्य का, भोज का और मुंज का। तो आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों उदाहरण बताते हैं कि हमारे जो प्राचीन संस्कृति है उसमें पानी को संरक्षण करने के लिए चाहे छोटे तालाब बनाए जाते हों या और तरीके अपनाए जाते हों, तो ये जो आज का बांध का रूप देखते हैं हम, तो हम ये सोचते हैं कि पश्चिम सभ्यता ही ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा श्रेष्ठ है या वही श्रेष्ठ है, तो वो गलत है। तो लेखक की चिंता का कारण यही है, वे कहते हैं कि हम जो है अंधानुकरण करते हैं, यानी पश्चिम सभ्यता की नकल करते हैं, लेकिन हम असल में कितने विकसित हैं, क्योंकि विक्रमादित्य, भोज और मुंज का उदाहरण वो इसमें देते हैं। आगे वो कहते हैं कि पठार पर पानी रोकने के लिए इन्होंने तालाब, बावड़ियाँ बनवाई और बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ के पानी को जीवंत कर दिया। यानी कि इन्होंने विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने, और जिसको अब हम जो है लोग भूल चुके हैं। तो हमारे इंजीनियरों ने तालाबों और बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भर जाने दिया है, और जो हमारी एक जो लेखक की चिंता का कारण है। एक तो नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना होती है, लोग गोबर से घर आंगन लीपने, मांझी के ओटले को रंगोली से सजाने और सज धज कर त्यौहार मनाने की तैयारी में रहते हैं। तो यहाँ की वहाँ की संस्कृति यानी मालवा प्रदेश की संस्कृति के बारे में बताते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार में लोग क्या करते हैं या किस तरीके से उनकी रहन सहन है। तो लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल जो है गरज रहे हैं तथा बरसने के पूरे आसार हैं, और वो कहते हैं कि अंकेरेश्वर में नर्मदा पर बांध बन रहा था जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान प्रतीत होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लेखक ने जब वो तुलना करता है कि बांध की तुलना, यानी बांध जो किससे बना है, सीमेंट और कंक्रीट से बना है, उसकी तुलना एक राक्षस से उसकी तुलना की जाती है कि किस तरीके से एक राक्षस होता है। वो राक्षस क्या है कि हमेशा अच्छाई का दमन करता है या लोगों को तंग करता है, तो इस तरीके से बांध को वो राक्षस का रूप दे देते हैं, उसके समान कहते हैं। और कहते हैं नदी के वेग में बांध एक तरीके से रुकावट है जो हमारे जनजीवन को रोक देती है। यानी आप देखेंगे कि जब भी बांध बनाते हैं तो बहुत सारा पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, तो उसके कारण कई गांव जो है जलमग्न हो जाते हैं, यानी डूब जाते हैं पानी में। तो वो यही कहते हैं कि नदी के वेग में बांध से रुकावट आ गई है, जिसके कारण नदी तिनफिन करती बह रही है। यानी नदी के बहने को भी, यानी उनके तिनफिन, यानी एक तरीके से नाराज तरीके से बह रही है, यानी चिढ़ कर बह रही है, मानो बांध बनने से चिढ़ रही हो कि बांध क्यों बना दिया। तो यहाँ पर लेखक की कल्पना कहा जा सकता है कि वो एक बांध की तुलना राक्षस से करते हैं, और वो कहते हैं कि जैसे बांध बनने से नदी भी चिढ़ गई है, और वो बांध के निर्माण में लगी मशीनें और ट्रक गुर्राते हुए से प्रतीत हुए, जैसे कोई जानवर गुर्राता है और शिकार करने से पहले गुर्राते हैं और काटने से पहले गुर्राते हैं। तो इस तरीके से बांध जो है मानो गुर्रा रहा है और राक्षस की तरह वो दिख रहा है, और वो ये सारी चीज़ें लेखक की चिंता का कारण है। आगे वो कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम भी पहले जैसा नहीं लगता है। वो क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होती है तो उसका सारा का सारा स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो आगे वो कहते हैं कि वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। क्यों औद्योगिक विकास का युग है? क्योंकि औद्योगिक यानी औद्योगिकरण हो गया है, उद्योग धंधों पर लोगों का जोर ज़्यादा है, और इसी अंधानुकरण ने क्या किया है, औद्योगिक सभ्यता को विकसित तो किया है, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं जो पर्यावरण से संबंधित है, और पर्यावरण से संबंधित ये दुष्परिणाम हमारे जनजीवन पर दिखाई देते हैं कि जो मौसम ऋतुएं हैं वह सब परिवर्तित हो गई हैं, उनका चक्र परिवर्तित हो गया है, और हमारा जो वायुमंडल है वो गर्म हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसें जो हैं, इस तरह की जहरीली गैसें जो हैं वो हमारे वायुमंडल में ज़्यादा हो गई हैं, जिससे कारण यह
हमारे हमारा जो वायुमंडल है या पृथ्वी है जो ज़्यादा गर्म होती जा रही है और ग्लेशियर जो है पिघलते जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर वो पिघलेंगे तो जो समुद्र का तल है वो भी समुद्र जो है वो भी ऊपर होता जाएगा, यानी उसका पानी बढ़ता जाएगा। तो आगे कहते हैं कि वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। नदियाँ गंदे नालों में बदल रही है, यानी नदियाँ गंदे नालों में कैसे? क्योंकि नदियों का एक तो वर्षा नहीं होती तो पानी सूख जाता है, और इस तरीके से शहर क्या करता है या उद्योग धंधे क्या करते हैं, तो अपना जो गंदा पानी है वो नदियों में छोड़ देते हैं। आपने देखा हुआ कि गंगा के स्वच्छ करने की या जमुना के स्वच्छ करने की, तो आप यमुना नदी या दिल्ली में देखते हैं यमुना नदी, तो उसमें गंदा पानी छोड़ दिया जाता है उद्योगों का या हमारे घरों का। तो इस तरीके से वो लेखक की चिंता का कारण है, क्योंकि नदियाँ गंदे नालों में हमने बदल दी हैं। तो ये शहरी सभ्यता को मानते हैं, वो उद्योग धंधे वाले सभ्यता को मानते हैं। कहते हैं कि इस सभ्यता ने लोगों नदियों को गंदे नालों में परिवर्तित कर दिया है। लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है। कल कारखानों में उद्योगों का रासायनिक पदार्थ और नदियों में बहा दिया जाता है, और जिसके कारण क्या हो गया, वहाँ के जो नदी के अंदर जो भी प्राणी मौजूद हैं या जो भी या मछली हैं या कोई भी है, तो वो तो मर ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ आसपास का जो सिंचाई का है वो भी ख़त्म होता चला जा रहा है। हिंदू सभ्यता में जुड़ी पूजा सामग्रियों को जल में प्रवाहित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियाँ सड़े नालों में बदल रही हैं। और उसका उदाहरण बताते हैं कि किस तरीके से शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों को विकास की सभ्यता ने गंदे पानी के नालों में बदल दिया है। और असल में यही उनका मुख्य चिंता का विषय है कि ये सारी की सारी जो नदी हैं वो गंदे नालों में परिवर्तित हो गई है। तो यही इसी 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 बिंदु पर लेखक कहते हैं कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, जिसे हम विकास मानते हैं, वे वास्तव में क्या है? उजाड़ की अपसभ्यता है। अब समझ में आया आपको कि इसका नाम क्यों खाऊ जाड़ू सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि उजाड़ कर रहे हैं हम, क्योंकि ये सभ्यता नहीं अपसभ्यता है। तो यहाँ एक शब्द बना है लेखक ने, अपसभ्यता है, यानी सभ्यता हम तो कह ही नहीं सकते इसको। और वो कह रहे हैं कि आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है, क्योंकि हम प्रकृति से उतने ही दूर होते जा रहे हैं जितने हम विकसित होते जा रहे हैं। और क्योंकि हम पेड़ पौधों को काट कर कारखाने बनाते हैं और चिंता और और फिर हम निरंतर उनका दोहन करते जा रहे हैं। हमारे नदी जो है वो नाले में परिवर्तित हो गई है, या नदियाँ सूख गई हैं, वर्षा समय पर नहीं होती है। तो ये सारे पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है, या हम प्रदूषण इतना फैला रहे हैं, तो पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तविक में उजाड़ की अपसभ्यता है। तो इस पाठ का नाम क्यों रखा गया कि उजाड़ की अपसभ्यता ही है ये, क्योंकि लेखक का मुख्य विषय यही है। आगे कहते हैं कि यह खाऊ उजाड़ सभ्यता कि खाऊ यानी खाने पीने की, हम हमेशा खाने पीने की बात करते हैं कि अपनी बात करते हैं, और इसके कारण हम औद्योगिकरण की बात करते हैं। तो यह खाऊ उजाड़ सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। तो इसलिए वो पश्चिमी सभ्यता की को कहते हैं, कोसते भी नज़र आते हैं कि ये तो यूरोप और अमेरिका की देन है। वे अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते। वातावरण को गर्म करने वाली गैसें सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती हैं, फिर भी वे अपनी इस जीवन पद्धति से समझौता नहीं करना चाहते, यानी बदलना नहीं चाहते। वो निरंतर कहते हैं कि दूसरे कर रहे हैं, लेकिन वो खुद इतना गैसों का संचार कर रहे हैं, गैसों को फैला रहे हैं और इस पर्यावरण को गर्म कर रहे हैं। इन गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण इस समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरा, बाड़मेर के गांव बाढ़ में डूब गए। यही कारण है कि मालवा में जब डग डग रोटी पग पग नीर नहीं मिलता। तो यहाँ पर एक लाइन भी कहते हैं लेखक कि डग डग रोटी और पग पग नीर, यानी मालवा में पहले क्या था कि आप हर कदम पर यानी हर डगर पर क्या आप कहेंगे एक रोटी मिल जाती थी। यानी अगर देश में भी अकाल पड़ा था तो लेकिन मालवा उस अकाल से अब बचा रहा। क्यों बचा रहा? क्योंकि वहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा थी
और मालवा में इसलिए कहा जाता था कि डग डग रोटी है, यानी हर डगर पर रोटी है, पग पग नीर है, क्योंकि हर पग पर यानी हर कदम पर नीर है, यानी पानी के स्रोत मौजूद हैं, नदियाँ लबालब भरी रहती हैं, वर्षा समय पर होती है। तो यही चिंता का विषय लेखक का है कि लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए ऐसे जीवन पद्धति और संस्कृति सभ्यता को अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो रहा है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इस पाठ में आपने देखा कि लेखक की मुख्य कारण क्या है। लेखक का मुख्य कारण है कि यहाँ की जो औद्योगिकरण की समस्या है, उस औद्योगिकरण की समस्या ने किस तरीके से हमारे पर्यावरण पर विपरीत परिणाम डाले हैं। तो इसलिए आप इस पाठ का नाम समझ पा रहे हैं कि क्यों रखा गया इस पाठ का नाम, कि अपना मालवा। वो लेखक कहते हैं कि अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। तो ये खाओ उजाड़ू सभ्यता हो चुकी है, यानी औद्योगिकरण वाली सभ्यता हो चुकी है। और इस औद्योगिकरण वाली सभ्यता से मौसम, ऋतुओं, नदियों, वहाँ के जनजीवन और संस्कृति में बहुत ज़्यादा व्यापक तरीके से बदलाव आए हैं। और इस तरीके से हमारे पूरा जनजीवन बदल दिया है और हमारे नदियों को नालों में परिवर्तित कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।